दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी वाले पोर्शन से कैस्पियन सागर झील के बारे में। ठीक है, डार्क ब्लू कलर आप देख रहे हो, यही है हमारी कैस्पियन सागर झील। पहला मैप जो आप देख रहे हैं वो बताता है कि कौन कौन से देशों के साथ में अपनी ये जल की सीमा को शेयर करती है। ठीक है, तो यदि इसके आप नॉर्थ वाले और पूरब वाले हिस्से की तरफ जाओगे तो कजाकिस्तान के साथ में अपनी बाउंड्री को ये शेयर कर रही है। उसके नीचे तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, मतलब इसका जो पूर्वी वाला हिस्सा है और जो साउथ वाला हिस्सा है उसमें तुर्कमेनिस्तान के साथ में अपने पानी की सीमा को ये शेयर करती है। नीचे चले जाओगे तो आप साउथ वाले हिस्से में ईरान के साथ अपनी वाटर बाउंड्री को शेयर करती है, और इसका जो पश्चिमी वाला हिस्सा है और जो दक्षिणी वाला हिस्सा है यहाँ पर अजरबैजान के साथ में अपनी बाउंड्री को ये शेयर करती है। और नॉर्थ वाला और जो पश्चिम वाला हिस्सा है वहाँ पर रसिया के साथ में अपनी जल की सीमा को शेयर करती है। अब पहली बात आ जाती है कि ये जो कैस्पियन सागर है ये झील है या फिर समुद्र है, सी है। तो यदि आप डेफिनेशन के हिसाब से जाओगे ना सी की, द कैस्पियन सी इज ए लेक एंड नॉट ए सी, ये झील है सागर नहीं। क्योंकि रीजन ये है कि ये क्या है, चारों तरफ से घिरी हुई है, स्थल से घिरी हुई है, और डायरेक्ट आउटलेट टू द ओशियन हमको नहीं देखने को मिलता। ओशियन के साथ में डायरेक्ट आउटलेट मतलब अपने पानी को डायरेक्ट आउटलेट नहीं करती है। एक फैक्ट आपको याद रखना है कि देखो, आज से 5.5 मिलियन साल पहले की बात यदि देखोगे तो ये किसका एक पार्ट थी, एंशियंट पैराथाइथिस सी का हिस्सा ये थी, एंड गॉट लैंडलॉक्ड एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक अपलिफ्ट। टेक्टोनिक जो प्लेटें हैं उनमें अपलिफ्ट देखने को मिला, और जो सी का लेवल था वो डाउन हो गया। सी लेवल जैसे ही डाउन हुआ अब ये क्या बन गई, झील बन गई। नॉर्मली जो आप याद रखते हो ना कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, वो है कैस्पियन सागर। तो यही बात यहाँ पर बताई जाती है कि आखिर इसका पानी है कैसा, फ्रेश वाटर है या फिर जो है सैलाइन क्षारी वाला जो है नमकीन वाला पानी। Although most sources consider Caspian Sea the world's largest lake, it is not the largest freshwater lake। एक बात आपको ध्यान रखना, फ्रेश वाटर वाली ये सबसे बड़ी झील नहीं है। इट कैन बी क्लासिफाइड एज ए ब्रैकिश वाटर बॉडी, मतलब नमकीन वाटर वाली बॉडी है, और ना ही ये पूरी तरह से नमकीन है, क्षारी है, और ना ही ये फ्रेश वाटर की झील है। इस पर यदि आप नमक की मात्रा देखोगे तो वो है 1.2% सैलाइन हमको देखने को मिलता है। और इसका जो मीन सैलिनिटी यदि हम बात करें एवरेज की तो अबाउट 1/3 सैलिनिटी ऑफ द ओशियन। समुद्र में जितना खारापन है उसका 1/3 हिस्सा ही यहाँ पर खारापन हमको देखने को मिलता है। तो फिर वही बात बताई जाती है कि 5.5 मिलियन साल पहले कैस्पियन सागर जो है टेथिस ओशियन का हिस्सा थे। ठीक है, लेकिन क्या हो, कंप्लीटली कट ऑफ हो गया ओशियन से ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक, और फिर द सी बिकेम लैंडलॉक्ड विदाउट एनी आउटफ्लो, और बाहर की तरफ इसका पानी कहीं जाता नहीं है। Therefore, any water that gets into the sea is either absorbed into the ground or evaporated, leading to the water becoming saline। अब इससे क्या हो रहा है, जो भी पानी यहाँ आ रहा है या तो वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है और नहीं तो वो भाप के रूप में उड़ जा रहा है। इसी के चलते चलते यहाँ पर जो क्षारकता है ना वो पाई जाती है। अब हमें नॉर्मली ये लग रहा है कि ये जो झील है इसके पानी का सब जगह एक सा खारापन होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ईरान की तरफ वाला जो किराना है ना वो है क्षारीय है, लवड़ी जिसको आप बोल सकते हैं। देन सीज नॉर्दर्न पोर्शन, अब जो नॉर्थ वाला पोर्शन है उधर से कई सारी नदियाँ पानी ले लेके आती हैं। इसी के चलते चलते जो नॉर्दर्न पोर्शन कॉन्टेंस कंसिडरेबली फ्रेश वाटर बिकॉज ऑफ द इनफ्लो ऑफ फ्रेश वाटर।
वहाँ से ताज़ा पानी आ रहा है इसलिए वो फ्रेश वाटर है, और नीचे नीचे अब पानी बहते ईरान की तरफ जा रहा है इसलिए उधर का पानी जो है क्षारी है। अब जैसा कि इसमें बात बताई गई है कि बहुत सारी जो नदियां हैं यहाँ पर अपने पानी को ले जा कर के छोड़ती हैं। जैसे कि टॉप में आप देख रहे हैं यूराल रिवर है, इसके किनारे अटरायू सिटी स्थित है। एक है एम्बा रिवर, ठीक है। और आप इस तरफ यदि जाओगे, किस तरफ, रसिया की तरफ में, तो एक रिवर है, कौन सी रिवर, वोल्गा रिवर, जो कि यहाँ पर अपने पानी को ड्रेन करती है। इसके किनारे जो जो बेसिन आप देख रहे हैं, ये जो बना रही है वोल्गा रिवर, अस्ट्राचन सिटी स्थित है यहाँ पर। और भी रसिया की कुछ नदियाँ हैं जैसे कि कूमा रिवर, टेरेक रिवर और सुलाग रिवर ऐसी हैं जो अपने पानी को यहाँ पर ड्रेनेज कर रही हैं, ठीक है। इसके अलावा अजरबैजान से एक रिवर आ रही है कूरा रिवर, ये भी अपने पानी को कैस्पियन सागर में छोड़ती है। इसके अलावा सैफिड रुड ईरान की रिवर है जो कि अपने पानी को यहाँ पर ड्रेनेज करती है। अलग अलग देशों की कई सारी नदियों को हमने देखा ये पानी को यहाँ पर लाकर छोड़ रही हैं। इसके कुछ कुछ डायमेंशन के बारे में दिया गया है। इसके पहले एक वर्ड दिया गया है इंडो-हेरिक बेसिन। अब नदियाँ अपने बेसिन का निर्माण करती हैं, तो एक ऐसा बेसिन जिसमें ड्रेनेज वाला तो है लेकिन आउटफ्लो नहीं है, मतलब केवल यहाँ पर पानी आ रहा है, यहाँ से पानी बाहर जा नहीं रहा है। इसका जो सरफेस एरिया है वो है 3,86,400 वर्ग किलोमीटर लगभग में है। ये एकदम करेक्ट डाटा नहीं दिखाया गया है, ठीक है। और जो लूसेंट की किताब है उसमें 3,71,000 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। और लंबाई इसकी लगभग है 1200 किलोमीटर और लगभग है चौड़ाई इसकी 320 किलोमीटर। सी का जो सरफेस है वो लगभग 27 मीटर बिलो है द सी लेवल एंड हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ 78,200 घन मीटर। यहाँ पर पानी के आयतन के बारे में बात बताई गई है, ठीक है। इसके अलावा यदि आप देखोगे कैस्पियन झील अपने पानी का कितनी हिस्सेदारी रख रही है। लॉकस्ट्रीन यदि वाटर की हम बात करें तो वो 40 से लेकर के 44% वाटर, मतलब झील, जितनी भी झीलें हैं वर्ल्ड में, जितनी भी झीलें पाई जाती उनके पानी और इसके पानी को मिला की तुलना करें तो 40 से 40% हिस्सा ही अपने आप में रखती है, ठीक है। 5 कंट्रीज इन एशिया एंड यूरोप शेयर द कैस्पियन सीज कोस्ट लाइन। तो एशिया के कुछ देश, यूरोप के कुछ देश जो है इसकी कोस्ट लाइन के साथ में शेयरिंग करने का काम करते हैं। इट इज़ बॉर्डर टू द नॉर्थ, ये सारी चीज़ें हम देख लिए हैं कि किधर किस तरफ से और किधर किस तरफ से कौन कौन से देशों के साथ में अपनी बाउंड्री को ये शेयर करती है। इसके अलावा ये जो बेसिन का निर्माण करती है उसके किनारे किनारे कई सारी कंट्रीज हैं जो कि लोकेशन में स्थित हैं। आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, ईरान, कजाकिस्तान, रसिया, टर्की, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। वाटर का वॉल्यूम हम देख चुके हैं। और ये क्या काम कर सकती है, ये जो इसकी स्थिति है ना वो है यूरोप और एशिया के बीच में। ईस्ट ऑफ द काकोसस, वेस्ट ऑफ द ब्रॉड स्टेपी ऑफ सेंट्रल एशिया, साउथ ऑफ द फर्टाइल प्लान्स ऑफ द साउदर्न रसिया इन ईस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ ऑफ द माउंटेन्स ईरानियन प्लेटू ऑफ द वेस्टर्न एशिया। एशिया में ईरानियन प्लेटू किधर पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात बताई गई हैं। अब इसमें बताया जाता है कि कई सारे जो हैं आइलैंड यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। ऑल ऑफ देम नियर द कोस्ट, जनरली जो है इसके किनारे किनारे पर है। नन इन द डीपर पार्ट ऑफ द सी। ओगुरजा एडा इज द लार्जेस्ट आइलैंड, ये हमको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर ज़्यादातर जो जलीय जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं ना उनके नाम के आगे कैस्पियन लगा देते हैं ताकि पता चल जाता है कि ये यहीं के हैं, जैसे कि कैस्पियन टर्न, कैस्पियन गल, कैस्पियन टर्टल एंड द एफोरमेंशन्ड कैस्पियन सील। इसके अलावा इसकी बॉर्डर को जो शेयर कर रहे हैं, जैसे इसकी सीमा के किनारे किनारे जो देश लगे हुए हैं ना, वो ज़्यादातर इसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, कमाई का कहना चाहिए जरिया है।
चाहे वो ऑयल का और गैस का रिसोर्स हो, तो यहीं से खोद के ये लोग ड्रिलिंग करके निकालते हैं। ये कंट्रीब्यूट करती है एस्टिमेटेड 10% ऑफ देयर जीडीपी एंड अराउंड 40% ऑल ऑफ एक्सपोर्ट। जीडीपी का 10% हिस्सा यहीं से लोग कमाई करते हैं, और जो भी एक्सपोर्ट से पैसा आ रहा है उसका 40% हिस्सा कैस्पियन सागर के संसाधनों से ही ये लोग निकालते हैं। अब कुछ कुछ समस्याएं भी यहाँ पर हैं, जैसे कि जो नदियाँ यहाँ पर पानी लेकर के आ रही, वोल्गा रिवर के बारे में 80% हिस्सा ये पानी का अपना यहाँ पर छोड़ रही है। अब वोल्गा के किनारे कई सारे इंडस्ट्री सेंटर स्थापित हैं जो कि इसके पानी को पॉल्यूटेड करते हैं, और यही पानी फिर इस झील में चला जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और भी है आइलैंड्स के बारे में, जैसे कि वल्फ आइलैंड के बारे में यहाँ पर बात बताई जाती है कि ये जो है सफ़र कर रहा है इकोलॉजिकल डैमेज से, और बहुत सारी यहाँ पर ऑयल की ड्रिलिंग होती है। कई सारी नंबर ऑफ बर्ड एंड मैरीन स्पीसीज पॉपुलेशन हैव बीन डेसिमेटेड एज ए रिजल्ट।